कोरोना वायरस के नए अवतार डेल्टा प्लस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। हालांकि अभी तक कोरोना के इस वेरिएंट के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए यही वेरिएंट कारण बन सकता है। तो आप देखिए कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस की एक्सरे रिपोर्ट। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये अक्षर स्कूल के दिनों में आप लोगों ने जरूर सुने और पढ़े होंगे। इन ग्रीक अल्फाबेट्स का कई फिल्मों और गानों में भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर इन ग्रीक अक्षरों का गणित विषय में पूरा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अक्षर इन दिनों पूरी दुनिया के लिए एक तरह का खौफ बन गए हैं। दरअसल दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हीं ग्रीक अक्षरों का इस्तेमाल किया है और इनमें कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा है, जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली और संपन्न देश को भी पूरी तरह से डरा दिया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण खत्म करने की कोशिशों पर डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा है। अच्छी बात यह है कि हमारी वैक्सीन इसके खिलाफ कारगर है। हमारे पास वैक्सीन का औजार है, संक्रमण खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अमेरिका ही नहीं, इजराइल जैसे देश की भी डेल्टा प्लस ने टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि 23 जून को यहां कोरोना के कुल 89 मामले आए और इससे एक मौत हुई। इजराइल में करीब 55% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन यहां 70% नए संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में आधे बच्चे हैं और 1/3 को वैक्सीन भी लग चुकी थी। दरअसल डेल्टा प्लस को कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस और भारत समेत कुल 9 देशों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। देश में भी 8 राज्यों में अभी तक डेल्टा प्लस के 40 केस सामने आए हैं। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में सबसे पहले सामने आए डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन से बना है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के बीटा वेरिएंट में K41N नाम का जो म्यूटेशन पाया गया है, उससे भी डेल्टा प्लस के लक्षण मिलते हैं। कुछ वायरोलॉजिस्ट ने आशंका जताई है कि डेल्टा प्लस अल्फा की तुलना में 35 से 60% ज्यादा संक्रामक है। ये फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने में सक्षम है और इस वजह से फेफड़ों को जल्द नुकसान पहुंचाने की आशंका रहती है। कहा यह भी जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात देने में सक्षम है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। दरअसल वायरस का कोई वेरिएंट तभी चिंताजनक बताया जाता है जब वो ज्यादा संक्रामक होता है और गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। जो यूके में डेल्टा प्लस वेरिएंट ये हुआ, उसमें थोड़ा सा और म्यूटेशंस है। जो एविडेंसेस है कि वह इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने जो डेटा रिलीज़ किया हुआ है, इस समय जो है मेजॉरिटी जो है उनके यहाँ इन्फेक्शन जो है पिछले 1 वीक का अगर देखें तो डेल्टा प्लस से है। सीवियरिटी के बारे में उन्होंने डाउट ये किया हुआ है, ये नहीं कहा है कि ये जो है उससे बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बट एक वीक एविडेंस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो सीवियरिटी उससे ज़्यादा होने की संभावना है, ये व्यक्त की हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। मध्य प्रदेश में 6, केरल में 3, तमिलनाडु में 3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में इसका एक केस सामने आया है। दरअसल डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बिखरे तरीके से पाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 100 सॅम्पल्स घेण्याची जी काही प्रोजेक्टचा आपला जो भाग आहे तो पण याबरोबरच सुरू आहे आणि म्हणून एकंदरच डेल्टा प्लसच्या संदर्भात एकूण स्टडी करण्याच्या संदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे। महाराष्ट्र के 7 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में डेल्टा प्लस की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में एक पुलिसकर्मी को तो वैक्सीन के डोज भी लग चुके थे। डेल्टा प्लस से जिनकी मौत हुई थी उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और उनका हार्ट डैमेज हो गया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट इसलिए भी घातक माना जा रहा है क्योंकि ये 7 दिन की बजाय 3 दिन में ही गले से फेफड़ों तक पहुंच जाता है और मरीज से संपर्क में आने वालों को भी गंभीर रूप से बीमार करता है। मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में 23 मई को मर चुकी एक महिला के शरीर में भी कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है, जबकि एक दूसरी महिला डेल्टा प्लस से संक्रमित होने के बावजूद पूरी तरह से स्वस्थ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेल्टा प्लस महिलाओं से जुड़े 21 लोगों के सैंपल में कराए गए थे जो नेगेटिव आए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस की मौजूदगी से प्रशासन सतर्क हो गया है। एक डेल्टा प्लस वेरिएंट, आज जब मैं कोविड की समीक्षा करूंगा तो पूरी उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, उससे मुकाबला करना है। ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि
सावधान रहने की जरूरत है, असावधानी नहीं। इंग्लैंड में, रूस में आज ही आपने पढ़ा होगा केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं मास्क उतर जाता है, मस्ती के मूड में आ जाते हैं फौरन, वो फिर बहुत खतरनाक हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में मौजूद है और ये भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बना था। दरअसल भारत में मिले कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन B16172 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा नाम दिया था। B16172 में एक और म्यूटेशन K417N हुआ है, जो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के बीटा और गामा वेरिएंट्स में भी मिला था। और इस तरह नए म्यूटेशन के बाद बने वेरिएंट को डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है और इससे बीमारी की गंभीरता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वैक्सीन और दवाओं के असर को भी कम कर देता है। दरअसल डेल्टा प्लस वेरिएंट वो कोरोना वायरस नहीं है जो पहली बार चीन से निकला था। SARS-CoV-2 के नाम से पहचाने जाने वाले जिस वायरस से इन दिनों लोग संक्रमित हो रहे हैं, वो लगातार म्यूटेट हो रहा है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस में भी सैकड़ों म्यूटेशन देखे हैं और म्यूटेशन की वजह से कोरोना वायरस खुद को बदलकर और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जितने भी आरएनए वायरस होते हैं वो म्यूटेट होते रहते हैं, यानी लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं। कुछ बदलाव वायरस को फैलने में मदद करते हैं तो कुछ उन्हें फैलने से रोकते भी हैं। इस टाइप के म्यूटेशंस कोई न पहली बार हुआ है और न लास्ट है, अभी आगे भी होते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उसको जल्दी से जल्दी जो है मॉनिटर कर लेना, उसको आइडेंटिफाई करना और ये पता कर लेना कि क्या वह जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, इन्फेक्शियस उसका ज़्यादा है, इन्फेक्शियस ज़्यादा है, सीवियरिटी ज़्यादा कर रहा है। अगर ये सब हम पता कर लेते हैं तो उसके अनुसार एक्शन लिया जा सकता है। Especially RNA viruses will continue to mutate. It's been estimated that the virus mutates at least twice in a month. So currently, if you look at Delta Plus, we have only around 42 plus cases as far as Delta Plus is concerned. कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के सभी स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, लेकिन डेल्टा प्लस के बारे में सबसे पहले पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में 11 जून को एक रिपोर्ट आई थी। अभी तक दुनिया में डेल्टा प्लस के करीब 205 मामले सामने आए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा केस अमेरिका और ब्रिटेन में हैं। देश में डेल्टा प्लस का पहला मामला 5 अप्रैल को महाराष्ट्र में लिए गए एक सैंपल में पाया गया। अभी तक 45,000 से ज्यादा सैंपल्स की सीक्वेंसिंग की गई है, जिनमें से डेल्टा प्लस के 40 मामले मिले हैं। हालांकि इनमें मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा प्लस कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है। IIT कानपुर की एक स्टडी के मुताबिक सितंबर या अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है और इस हिसाब से देखें तो अक्टूबर तक देश के सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए हर दिन 1 करोड़ 25 लाख लोगों को टीका लगाने की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने विशेषज्ञों की 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो तीसरी लहर की रोकथाम और मैनेजमेंट के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सबसे खास बात ये कि पहली और दूसरी लहर का अनुभव बताता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करके ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सकता है। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार टीका है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण के कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक की और बड़ी खबर यह आ रही है कि देश में टीका लगने की तेज हुई रफ्तार पर संतोष जताया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि 21 जून से शुरू हुए कार्यक्रम में 3 करोड़ 77 लाख लोगों को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री ने अफसरों से यह कहा कि टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि दिसंबर तक पूरे देश का टीकाकरण हो सके। और हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विकास, जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में भी प्रधानमंत्री ने यही संकल्प दोहराया कि दिसंबर तक सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए देश में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, संकल्प ये है, लेकिन मेरी जानकारी ये कह रही है कि सरकार के सूत्र चाहते हैं, सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि दिसंबर से पहले ही भारत के सभी नागरिकों का टीकाकरण कर लिया जाए और इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से 21 जून के बाद तेजी से टीकाकरण हुआ है, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है पिछले 5 दिनों में। आपने देखा कि पहले दिन 21 जून को जब अभियान शुरू हुआ तो किस तरह से रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश ने और 17 लाख के करीब एक दिन में टीके लगाए। आने वाले समय में टीकों की उपलब्धता बढ़ेगी और इस रफ्तार को और तेज किया जाएगा ताकि
जो टीकाकरण है वो समय से पहले पूरा किया जा सके, क्योंकि टीका ही सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बैठक में इस बात पर जोर दिया कि टेस्टिंग भी किसी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग भी होते रहनी चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही दरअसल जो म्यूटेट होता है वायरस उसका पता लगाया जाता है और समय रहते अगर वायरस का म्यूटेशन पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो कितना घातक है तो इसको इसके प्रसार को रोका जा सकता है। जी शुक्रिया विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए आपका। दिसंबर तक पूरे देश के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल कोरोना की 2 लहरों ने लोगों का कचूमर निकाल दिया। अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। आशंका इस बात की भी है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा बच्चों पर असर हो सकता है, लेकिन अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही, कोरोना की तीसरी लहर पहले आएगी या बच्चों की वैक्सीन? आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में पिछले करीब 6 महीने से वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। 25 जून तक करीब 25 करोड़ 37 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन देश के लाखों बच्चे अभी वैक्सीन के कवच से बाहर हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के पैटर्न को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने आशंका भी जताई है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में ज्यादा संक्रमण हो सकता है। दरअसल बच्चों में जहां वायरस से लड़ने की ताकत कम होती है, वहीं वयस्कों के मुकाबले उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी भी विकसित नहीं हुई है। बच्चों की जो प्रतिशत आपने बताई, समाज में जितनी प्रतिशत है, जब वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो बच्चे की जितनी प्रतिशत है समाज में, उसी प्रतिशत से बच्चों में भी फैलेगा। कोरोना की तीसरी लहर में डरने वाली बात यह भी है कि नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। अभी तक 9 देशों में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट को कई विशेषज्ञ संभावित तीसरी लहर का कारण भी मान रहे हैं। अपनी करीब पूरी आबादी को वैक्सीन लगा चुके इजराइल में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो 70% संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, उनमें आधे बच्चे हैं। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है, लेकिन बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा है। यहाँ ये सवाल अहम है कि तीसरी लहर पहले आएगी या बच्चों की वैक्सीन। हो सकता है कि पहले वेव में, सेकेंड वेव में ज़्यादा बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, क्योंकि खासकर पहले वेव में हमने लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है तो जो इन्फेक्टेड नहीं है उनमें ऑब्वियसली इन्फेक्शन फैलेगा। जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनमें तो फिर दोबारा इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। तो इसलिए कभी आंकड़ों में फेरबदल हमें नजर आ रहा है। Already the Pfizer vaccine has got FDA approval for children, and that has been also given permission to come to our country as per the Government of India ruling that if it has an FDA approval, it can come to India. Bharat Biotech and other companies are already doing their trial, and these trials are going at a very fast pace because a lot of people have come forward to get vaccinated. Children have come forward, parents have brought their children to get them vaccinated and be part of the trial. Therefore, one is hopeful that the trial will be completed early, and possibly with the follow-up of about 2 to 3 months, we shall have the data available by September, hopefully. IIT कानपुर की एक स्टडी में सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई गई है। फिलहाल देश में जॉयडस और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। इसमें से जॉयडस की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे लाइसेंस मिलने की उम्मीद भी है। वहीं कोवैक्सीन की दूसरी फेज का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। नागपुर के मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए बच्चों को 2 से 6, 6 से 12 और 12 साल से 18 साल के 3 समूहों में बांटा गया है और परीक्षण के पहले चरण के लिए 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है। खास बात यह है कि इस एज ग्रुप के 120 बच्चों के पहले RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडीज जैसे टेस्ट किए गए और फिर इसके बाद इनमें से 41 बच्चों को वॉलंटियर के तौर पर चुना गया है। माँ के तौर पर डर नहीं लगता कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए अपने बच्चों को सामने किया जाए? थोड़ा सा तो मन में डाउट है, क्योंकि ये ट्रायल है, हो सकता है इसका कुछ नेगेटिव रिस्पांस भी दिखे, लेकिन विश्वास है कि अपना स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन अब तक जहाँ भी दिया गया है, जिनको भी लिया है, उनमें ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखी है, तो बच्चों पे भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये अगर ट्रायल जल्दी सक्सेस होता है
तो हमारे देश में बच्चों के लिए वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगा। 41 बच्चे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में उतरे हैं, कल उनकी टेस्ट हुई, जांचों के बाद में 41 बच्चे का चयन हुआ है और उन्हें आज पहला डोज वैक्सीन का दिया जाएगा। ये पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है या नहीं, इसके लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के 50 बच्चों पर दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल चल रहा है। अभी तक 12 से 18 साल और 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 28 जून से 2 से 6 साल के बच्चों का परीक्षण के लिए चयन भी शुरू किया जाएगा। पहले 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर क्लिनिकल ट्रायल में फिट पाए जाने पर उन्हें ट्रायल में शामिल किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल भी वयस्क लोगों की तरह ही किया जाता है। ट्रायल में वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 28 दिनों का अंतर होगा और बच्चों को भी 6 mg की खुराक ही दी जाएगी। जिस तरह बड़ों को टीका लगता है वैसे ही बच्चों को भी इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा 2 डोज दी जा रही हैं। क्लिनिकल ट्रायल से पहले बच्चों के सारे टेस्ट किए जा रहे हैं और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है। इस परीक्षण के अंतरिम नतीजे 3 महीने में आ सकते हैं, जिसके आधार पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बच्चों को वैक्सीन लगाने के बारे में कोई फैसला ले सकता है। सेम वही है, शेड्यूल वही है जो एडल्ट को देते हैं। आपका 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज देने के लिए और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है। फर्स्ट डोज देने के बाद भी मॉनिटर कर रहे हैं, सेकेंड डोज देने के बाद भी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सेफ्टी देखना है, इम्यूनोजेनिसिटी देखना है। इसकी डेटा को फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस वही है जैसा एडल्ट में किया गया था वैसे ही बच्चों में भी होगा। वैक्सीन वही है जो एडल्ट में दे रहे हैं। सेफ्टी एडल्ट में निर्धारित हो चुकी है, एफिकेसी भी जो है एडल्ट में निर्धारित हो चुकी है, बच्चों में नहीं हुई है। एंट्रीम रिजल्ट तो कभी भी 3 महीने के बाद किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल अभी चलता रहेगा। हमें सेफ्टी भी लंबे समय तक देखनी है। इसी साल मई में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर दूसरे और तीसरे क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दी थी। उधर अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। फाइजर बायोएनटेक की ये वैक्सीन भारत को भी मिलने वाली है। अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी ने बच्चों पर अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे भी सामने रख दिए हैं। लेकिन भारत में 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 13 से 14 करोड़ है और ऐसे में 2 डोज के हिसाब से इनके टीकाकरण के लिए एक साथ करीब 28 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ कवच माना जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हो सका है। हालांकि कुछ देशों में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कनाडा दुनिया का पहला देश है जहां 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है। चीन ने भी 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वहीं अमेरिका ने भी 12 से 17 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को आपातकालीन अनुमति दे दी है और 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी 11 से 17 साल के बच्चों के लिए अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। Those, i.e. adults, who are eligible for vaccination to get vaccinated. So you're not only protecting yourself, but by bringing the level of virus down in the community, you're indirectly protecting the children who can't yet get vaccinated. That's one of the most important ways to do that. कोरोना से बच्चों को होने वाले खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने भी चिंता जताई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 17 तक के बच्चों की संख्या करीब 51 करोड़ है, जिनमें 10 साल के करीब 28 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। यही वजह है कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट समेत कई कंपनियां बच्चों के टीके पर भी काम कर रही हैं, लेकिन उनके ट्रायल की रफ्तार धीमी है। ऐसे में अगर देश में बच्चों के टीकाकरण को प्राथमिकता नहीं दी गई तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तांडव में तब्दील हो सकती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।